हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी मेंटेनेंस कम करने के क्या ऐसे उपाय है, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों का यही स्वभाव होता है, खासतौर उन पतियों का जो झूठे केसों में फंसे हुए हैं। अब उन पे मेंटेनेंस का केस लग रहा है या फिर उनको लगता है आने वाले टाइम में पत्नी उन पे कर देगी। तो ऐसे कौन से उपाय हैं कि मेंटेनेंस को जो कम से कम किया जाए, खत्म या फिर खत्म किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगी, लीगल तरीके, प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं, जानते हैं आप फिर भी आप उन पे काम नहीं कर पाते, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से मेंटेनेंस कम से कम आप करवा सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप लोग मेरे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, जब भी मेंटेनेंस का केस लगता है, जब पत्नी लगाती है आप पे, तो वो इस बात पे, इन दोनों पे, हस्बैंड वाइफ पे किस बात का युद्ध होता है कि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको मेंटेनेंस मिले, ज्यादा से ज्यादा खर्चा मिले। और इस चीज के लिए वो बहुत फाइट करेगी, बहुत झूठ बोलेगी, आपकी सैलरी बढ़ा चढ़ा के बोलेगी, कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम से, भले आपके नाम से ना भी हो, आपके घर से, तो वो दिखाएगी, देखो इनका स्टेटस देखो, ये देखो उसका गांव में खेत है, जमीन है, ये चीजें हैं। तो इसके और भी इनकम ऑफ सोर्स है। क्यों? क्योंकि वो और पैसे पाना चाहती है, और पति ये चाहता है कि भाई मुझे कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े, या कोशिश करता है कि वो पूरा ही खत्म हो जाए, क्योंकि भाई वो झूठे केसेस है और मैं अपनी मेहनत की कमाई क्यों मैं ऐसे दे दूं। और उस पत्नी को जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी है, हम लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया है, तो वो यही चाहता है। तो वो ये चाहने के लिए कुछ ना कुछ तरीके, ऐसी चीजें करता रहता है जिससे कि मेरा मेंटेनेंस बंद हो जाए या फिर कम से कम हो सके जितना कि देना पड़े। तो वो कोशिश करेगा, अपनी सारी चीजें बताएगा, दिखाएगा, कुछ चीजें भाई पैसे हटा देना, अगर अकाउंट में है तो प्रॉपर्टी बेच देना, तो ये सारी चीजें करने होते हैं। अब देखो किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी मेंटेनेंस डिसाइड होता था, अब आप में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि नहीं कुछ भी कर लो मेंटेनेंस तो लग ही जाता है, क्योंकि पत्नी है वो महिला जो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती है, वो अपने आप को कोर्ट में इस तरीके से बेबस लाचार शो करेगी कि भाई मुझे खाने पीने रहने को दिक्कत हो रही है, कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। केस का फैसला कब तक होगा कब नहीं वो नहीं पता, हो जाए। और उसका वकील भी यही सलाह देगा, मैडम कोई बात नहीं, हम तो आपको फर्स्ट डेट पे ही मेंटेनेंस स्टार्ट करवा देंगे, इंट्री मेंटेनेंस। तो देखो मेंटेनेंस उनके लिए ही स्टार्ट हुआ था जो महिला पूरी तरीके से पति पे सक्षम है, पढ़ी लिखी नहीं है, लाचार है, बेबस है, तो उनके लिए कानून ने ये स्टार्ट किया था कि पति वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देगा। बट आज की डेट में वो महिला, चाहे वो पढ़ी लिखी भी होती है या वेल एजुकेटेड होती है, जॉब छोड़ के भी आ जाती हैं और करती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है कि भाई मुझे चाहिए। तो इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा। अब कोई पत्नी बता रही है झूठ कि उसको ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए, पति छुपाने को कि मैं ऐसी चीजें क्या करूं जिससे मुझे ना देना पड़े या कम देना पड़े। तो इसी सब चीजों को लेके कि कोर्ट को सच सारी चीजें क्लियर हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, एक जो रजनीश नेहा का आया था कि इनकम एफिडेविट किया था कि दोनों पार्टियों को इनकम एफिडेविट जमा करना पड़ेगा, उसमें अपनी सारी एजुकेशन, लाइबिलिटी, खर्चे, क्या जॉब करता है, क्या सैलरी है, बैंक अकाउंट, आईटीआर सारी सबमिट करनी पड़ेगी। इससे कोर्ट को क्लियर हो जाए कि भाई किस बेस पे कौन सही बोल रहा है, और वो सारी चीजों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड हो जाए। अब देखो अगर महिलाओं की बात की जाए, तो जब इनकम एफिडेविट जमा होता है तो महिलाएं एकदम सिंपल सटीक आसान सा इनकम एफिडेविट जमा करती है, जिसमें सबको क्लियर समझ में आ जाता है। क्या? नाम तो बता देगी, क्या जगह है, क्या एज है, वो सारी चीजें बता देगी। और बात रही अगर सैलरी की, बैंक अकाउंट तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेटेड, तो वो सारी चीजें वहां मेंशन हो जाएगी। और वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए, तो वो इनकम एफिडेविट में पूरी चीजें एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन में सारी चीजें लिखते हैं। लाइक कि भाई मैं जॉब यहाँ करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मेरे बैंक इतने खाते हैं, सारे बैंक के डिटेल्स दे देंगे, मेरा होम लोन चल रहा, हाउस लोन चल रहा है, या मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे नाम से या मेरे फादर के नाम से, मदर के नाम से, मेरा खर्चा इतना लगता है, पेट्रोल का लगता है, मेरा दवाइयों का खर्चा, माँ बाप का, मतलब हर एक चीज डिटेल्स में लिखेंगे। आपने देखा पत्नी का वो हर चीजें नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिख रही है, और आप पूरे डिटेल्स में लिख रहे हैं। तो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना, जितना ज्यादा एक्सप्लेन चीजें करते जाओगे, उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी। तो जितना सिंपल शॉर्ट में लिखोगे वो आपके लिए फायदा रहेगा। बस आपको उसमें इनकम एफिडेविट में ये लिखना है कि जॉब कहाँ करते हैं आप, आपकी सैलरी कितनी है, बैंक अकाउंट, आईटीआर है, वो सारी चीजें आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा कुछ भी मत लिखो, तो वो आपको ही दिक्कत करेगा। अब देखो इससे बचने के लिए और क्या चीजें कर सकते हैं। एक तो जब इनकम एफिडेविट जमा होता है, वो जमा करने के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाता है, 5 से 6 महीने होता है और ज्यादा ही मिल जाता है।
तो जब तक ना एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ। एक आपने सुना होगा ना, जब पहले ज़माने में होता क्या था, जब युद्ध होते थे 2 राजाओं के बीच में, तो वो ये नहीं कि डायरेक्ट जाके लड़ने ही लग जाते थे, बिना प्लान बनाए, बिना एक रणनीति बनाए। वो लोग क्या करते थे, पहले एक डेट फिक्स कर लेते थे कि इस दिन को यह हमला होगा। जैसे कि आप लोगों का मेंटेनेंस डिसाइड होता है, भाई इस पे ऑर्डर लगेगा, इस डेट को आपको प्रेजेंट होना है। तो उससे पहले वो क्या करते थे, एक रणनीति बनाते थे कि भाई आधे सिपाही हमारे यहाँ खड़े होंगे, आधे सैनिक हमारे वहाँ खड़े होंगे, इस तरीके से हमला होगा, हमारे पास इतनी तोपें हैं, इतनी बंदूकें हैं, इतने हथियार है, इस तरीके से। तो हमें ऐसे जाके हमला करना है, ठीक है। आगे की साइड इतने खड़े होंगे, पीछे की साइड इतने खड़े होंगे। अगर वो हमले महल के अंदर आ जाते हैं तो किस तरीके से हमें अटैक करना है, कितने सेना यहाँ खड़े होंगे, सेनापति। तो उस तरीके से उन्होंने पूरी रणनीति बताई, सब कुछ हो गया स्टार्ट। उसके बाद वो उस डेट पे तैयार हो जाते हैं, भाई अब हम हमले के लिए तैयार है, अब हम युद्ध करेंगे। तो ये चीजें होती है जो फुल प्लान स्ट्रेटेजी रणनीति के साथ उनका तैयार होता है, फिर वो युद्ध करते हैं। तो वैसे ही आपके साथ भी है, जब एक डेट डिसाइड है, आपको पता है कि ये चीज होनी है, तो ये नहीं तुरंत जाके आप अपनी भड़ास निकाल दो, पैनिक हो जाओ, समझ में नहीं आता आपको, अपनी भड़ास वहां जाके निकाल देते हो। जो चीजें सही भी होती है, या चीजें आपको पता चलती है कि उस चीजें करने से आपको फायदा होगा, बट वो पैनिक में, टेंशन में या गुस्से में वो चीजें आप गलत कर देते हो। तो पहले आपके पास टाइम है, आप देखो ना, जब पत्नी ने इनकम एफिडेविट में जमा किया, क्या चीजें उसने छुपाई है, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी ले लो, सारी चीजें हाईलाइट करो कि क्या क्या उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, ये अपनी जॉब छुपा रही है, सैलरी छुपा रही है। तो आप रिकॉर्ड मंगाओ कि इसने बैंक स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दे दी है। कोर्ट से अपील करो, कोर्ट ये 91 सीआरपीसी के थ्रू से 2-3 साल की मंगा लेगा रिकॉर्ड, इससे जाहिर हो जाएगा। अगर वो नहीं भी देगी, बैंक वाले से वो कोर्ट मंगवा लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा मेंशन। आईटीआर मंगवाओ। तो ये सारी चीजें आपके पास टाइम है कि ये चीजें कर रही है। भाई वो जब तक ये सारा रिकॉर्ड नहीं देगी, इनकम एफिडेविट में डॉक्यूमेंट नहीं देगी, मैं भी नहीं दूंगा। आप क्लियर मना कर सकते हो और आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये सारे डिटेल्स हो गया, क्या क्या वो जो केसेस कर रखी है वहां पे क्या वो स्टेटमेंट बोल रही है, 498 में अलग बोल रही है, डीवी में अलग बोल रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, तो वो वहां पे दिखा दो कि भाई ये डीवी में तो बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से गई, 498 में बोल रही है कि हमने धक्के मार के निकाला। यहाँ पे इसने बात बोली नहीं कि हमने दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है ना। तो और बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, तो रीजन बताए। मैं तो मेंटेनेंस देने के लिए मना कर ही नहीं रहा, पहले भी मेंटेन करता था, अभी भी मेंटेन करूंगा, अभी भी मैं बुला ही रहा हूँ अभी तक, बट वो नहीं आ रही है। तो ये थोड़ी ना है कि भाई अलग रह के ही वो मेरे से, एक तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मेरे घर वालों को देखना नहीं चाहती, मुझे नहीं देखना चाहती, पर पैसे मेरे चाहिए उसको। तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ, मुझे क्लियर करे, जो वो एलिगेशन मुझ पे मेरे घर वालों पे लगा रही है उसको साबित करके दिखाओ, एविडेंस दिखाओ मुझे कि हमने गलत किया है, कि हमने इसके साथ क्रूरता करी है, और रीजन बताए। और रीजन वो बता नहीं पाएगी, साबित कर नहीं पाएगी, एविडेंस दे नहीं पाएगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा कोर्ट को कि हाँ भाई वो कर ही नहीं पानी, और बिना रीजन के छोड़ के जाने में वैसे ही मेंटेन नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा क्या, आपके स्टेटस को क्या शो करता है, जो प्रॉपर्टी होती है आपके नाम से या आपके पेरेंट्स के नाम से ही है। पहले जमाने में जब हम प्रॉपर्टी परचेस करते थे, 50,000 लाख उसमें करते थे, और आज के डेट में ना उसकी कीमत जो करोड़ों में हो गई है। तो वो चीजें जैसे कोर्ट को शो करता है कि वो दिखाते, देखो उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब भले आप कोर्ट में दिखा रहे हो कि मैं बेरोजगार हूँ, कि बेरोजगार दिखाने से बोलोगे कि भैया आपको लाइक मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। मेंटेनेंस अभी भी उस बेस पे भी डिसाइड हो जाता है, पिछला रिकॉर्ड देख के, आपके पिछले बैंक अकाउंट या आईटीआर देख के भी डिसाइड होते हैं। अभी ऐसे ऐसे मामले आते हैं, तो ये नहीं कि आप बेरोजगार अपने कोर्ट में साबित कर देंगे तो आपको मेंटेन देने की जरूरत पड़ेगी, पिछला रिकॉर्ड देख के भी करेगा। तो वही जो प्रॉपर्टी है आपकी, आप उस पर अगर आपका स्टेटस शो हो रहा है कि भैया ये बहुत ज्यादा अमीर है, ये दे सकते हैं मेंटेनेंस, तो उसको आप किसी थर्ड पर्सन को भेज दो, उसको निकाल दो। आप कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो चीजें आप बंद करो। लोन कहीं ले रखा है करोड़ों का, आप चुका रहे हो सारी चीजें, और कोर्ट में दिखा रहे हो मैं जॉब नहीं करता, तो ये जो होगा कि भाई जब ये करोड़ों का लोन ले सकता है, होम लोन ले रहा है, ये पर्सनल लोन ले रहा है, तो उसको मतलब उसकी क्षमता है, जब भी उसने लिया और वो चुका रहा है, तो वो मेंटेनेंस भी दे सकता है। और क्यों आप इतने इतने सारे बैंक के डिटेल्स आप दे रहे हैं अपने, सिर्फ एक बैंक अकाउंट का दो ना, बाकी सारे बैंक अकाउंट क्लोज कर दो, इससे तो दिक्कत आपको ही होगी ना। तो यही सारी बातें हैं ना जो आप गुस्से में, पैनिक में आके समझ नहीं पाते हैं। एक प्रिपरेशन जो होती है, एक तैयारी होती है, एक रणनीति जिसे हम कहते हैं, वो आप पहले नहीं बना पाते। पहले ही तरीके से कि आप रिटर्न करो, एक रिटर्न में निकाल लो क्या क्या चीजें हैं, मुझे क्या करना चाहिए, फिर उस हिसाब से जब आप फुल परफेक्ट हो जाए, तैयारी आप कर लो, एक रणनीति आपकी बन जाए, एक स्ट्रेटजी बन जाए, क्या आपको बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट निकालने हैं, क्या क्वेश्चन करना है आपको वहां पे सामने खड़े होके, तो फिर आप जाके वहां पे फाइट करो। फाइट तो करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, बट एक तैयारी के साथ क्या कैसे उपाय है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बोला उन सबको हटा दो,
हो सकता है तो जो चीज़ें आपकी स्टेटस को शो करती है। भले ये आप करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि अमीर हो गए, है तो मिडिल क्लास ही। वही चीज़ें जैसे आम तौर पे है, तो वो पहले प्रॉपर्टी हमने ले रखी थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो नहीं कि आप अमीर हो गए। तो वो चीज़ें होती है, तो किस तरीके से आपको करना पड़ेगा, और केस कर लगने से पहले आपको चीज़ें हटानी पड़ेगी। बाद में आप हटाते हो या अपना एफडी या जो पैसे आप कहीं ट्रांसफर करा देते हो, गिफ्ट दे देते हो अपने पेरेंट्स को, तो वो चीज़ें कोर्ट में भी लिखेगी कि आपने ये जानबूझ के मेंटेनेंस से बचने के लिए किया है। तो ये चीज़ों को आपको पहले करना पड़ेगा। तो ऐसे-ऐसे हैं, बहुत सारे उपाय हैं। वैसे मैं डेली शेयर करती रहती हूँ, और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रॉपर हेल्प चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, एडवाइस चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।